नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बताते चले कि चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावों के परिणाम आने से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वह सराहनीय है। मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो थोड़ा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। अरे लगा ले, मैं कर तो रहा हूँ। इससे काम चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति। यूं तो प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इसके तर्क कांग्रेस तमाम निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के साथ भी संपर्क साधने का काम कर रही है, जिससे सत्ता की चाबी हासिल की जा सके। दरअसल इस बार नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर दोनों ही दलों के नेता निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 48 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसे लेकर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है। जिस तरीके से भाजपा की कुकुरगत हुई है, उसके बाद अब जो है कोई हिम्मत नहीं करेगा, और जो लोग गए थे वो कौन से सुखी रहे, तो अब कोई ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है 2016 का दल बदल जो है आखिरी दल बदल। क्या यूकेडी और बसपा से भी आप लोग बात कर रहे हैं, संभावना को देखते हैं? हम 48 सीटों के करीब ला रहे हैं, लेकिन हम बात सबसे साथ तो सबका साथ चाहिए, बल्कि विपक्ष से यदि हम तो कामनाएं करते। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों ने अपनी विधानसभा सीट पर भीतरघात की आशंका जाहिर की है। पार्टी के अंदर चल रही इस जद्दोजहद के बीच सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्याशी बागियों से घबरा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न विधानसभा सीटों पर भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो केंद्र की सरकार बेहतर काम की बदौलत उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और लोग योजनाओं के लाभ को स्वीकार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीतरघात किन विधानसभा सीटों पर हुआ है, यह रिपोर्ट पार्टी संगठन तैयार करेगा और उसके बाद ही विभिन्न विधानसभा सीटों पर हुए भीतरघात की असल स्थिति सामने आ पाएगी। लेकिन भीतरघात की तो रिपोर्ट अब तो सीधे संगठन को आई होगी, लेकिन बागी जो थे प्रत्याशी, वो बागी प्रत्याशियों के उससे लोगों को डर लग रहा है कि भाई कहीं बागी प्रत्याशी कितना वोट काटेगा। लेकिन भीतरघात की रिपोर्ट जो बाहरी जगह से, वो तो संगठन को देंगे, संगठन वाले तय करेगा। कुछ विधानसभाओं में जो हमने चैनलों के माध्यम से सुना, जहाँ तक है कि मेरी विधानसभा में तो कोई इस प्रकार का विषय भी नहीं आया, कोई किसी ने भीतरघात किसी ने नहीं किया। तो जो लोग विरोधी पहले से, तो अभी भी वो विरोधी होंगे, हमेशा वो विरोध कर रहे हैं, तो उनको विरोध रोक थोड़ी सा पार्टी की नहीं हुई। इसलिए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पार्टी के 70 विधानसभाओं का रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि भाई जो केंद्र के योजना है उसका लाभ आम जनता को, प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और प्रदेश सरकार ने भी जो हमने 5 साल के अंदर जो वायदे किए थे जनता के बीच में, हमने 2017 में, उसी के अनुरूप हमने जनता के बीच में जाकर काम किया। उसका फायदा हमको इस चुनाव में दिखाई दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। मुलाकात में कांग्रेस ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला अधिकारी द्वारा दिए गए आरक्षण को लेकर शिकायत दर्ज की।
मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जानकारी मिली है कि जिला अधिकारी ने आरक्षण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, जबकि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है। वजह मानते क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी ये चिंता है कि ऐसे समय में कि जबकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र, ऐसे में हरिद्वार में जिलाधिकारी द्वारा पंचायतों में आरक्षण को तय करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना ये अनैतिकता है, नियम के विरुद्ध है। दूसरी बात, हमें ये भी आशंका है कि वहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं वो अपने प्रभाव का उपयोग करके जिलाधिकारी के माध्यम से पहले से ये तय करना चाहते हैं कि किस पंचायत में कौन सा पद आरक्षित हो। तो ऐसे में ये हमारी शिकायत जायज़ है। हम चुनाव आयोग के पास गए और चुनाव आयोग ने भी इसे जायज़ माना और चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक भारत सरकार से हमें इस पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक भारत निर्वाचन आयोग से जब तक ये दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक ये कार्रवाई गतिमान नहीं रहेगी। लेकिन सर शायद जिन्होंने खास तौर पे हरिद्वार में जो पंचायत है उसको लेकर ज्ञापन आपको सौंपा, उसकी यथास्थिति अभी क्या है सर? जिस संबंध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और एक ज्ञापन उन्होंने दिया है, उस पे जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा पूर्व में ही परामर्श चाहा गया था और कल ही उनको परामर्श दिया जा चुका है कि जब तक भारत निर्वाचन आयोग से कोई परामर्श इस पे प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस कार्य को स्थगित रखा जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों सुर्खियों में आ रहे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और धर्म संसद के संयोजक हत्या की आशंका से भयभीत नजर आ रहे हैं। बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और धर्म संसद के संयोजक का ये कहना है कि उनकी हत्या की जा सकती है। यति नरसिंहानंद द्वारा सर्वानंद घाट पर रात्रि विश्राम न करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते रात कुछ असामाजिक तत्व उनकी रैकी कर रहे थे, जिसके कारण वह हत्या की आशंका से भयभीत हैं। उन्होंने बताया कि रैकी कर रहे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया तो वह मौके से भाग निकले। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और धर्म संसद के संयोजक यति नरसिंहानंद गिरी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई का इंतजार सर्वानंद घाट पर 4 दिन से कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह किसी प्रकार का धरना नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल जितेंद्र नारायण सिंह की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लगातार रैकी की जा रही है, जिससे वह अपनी हत्या की आशंका से इस समय भयभीत है। जसपुर के रामनगर वन गांव में 6 दिन पूर्व हुआ विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में गिरफ्तारी न होने और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाखुश डॉक्टर सिंघल 22 फरवरी को अपने हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पुरानी नगरपालिका सब्जी मंडी में चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक की कथित बदसलूकी और अभद्र व्यवहार की वीडियो एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाएंगे। देखिए, जो चुनाव के दौरान 13 तारीख की रात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जी की मौजूदगी में करीब 150-200 लोग थे। उन्होंने बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, 4 गाड़ियां तोड़ी, हमारे लोग घायल हुए और एक गाड़ी को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो खुशकिस्मती है कि वो लोग बच गए। तो जिसने की आगजनी करी और लोगों को भड़काया हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। विधायक जी का ये आदत में शुमार हो गया है कि आए दिन लोगों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, और पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इन तत्वों के खिलाफ नहीं की गई। तो 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर
एक धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च जश्न में निकालेगी और पुलिस को भी चेताएगी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुझे क्योंकि चैनल के माध्यम से, पत्रकार अखबारों के माध्यम से जो आरोप पूर्व विधायक जी लगा, मैं कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कभी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी, क्योंकि आप भी 3 बार विधायक रहे हैं, कि कानून में आस्था होनी चाहिए। और आज जिस कानून में आप आस्था नहीं रख रहे, आप खुद देखिए कि एक जिला बदल व्यक्ति आपके पास प्रेस में बैठा हुआ है, तो आप कहाँ किस पर विश्वास करेंगे? आपकी प्रेस में जिला बदल व्यक्ति साथ में है, लेकिन आप ये कहने की बजाय कि पुलिस को मदद करें। भाई पुलिस ने 13 तारीख की घटना हुई है, उसमें दोनों तरफ से FIR है और पुलिस ने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। मुझे पुलिस प्रशासन या किसी से कोई शिकायत नहीं, अपना काम प्रशासन कर रहा है, क्योंकि जांच की बात उन्होंने कही। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में ठीक स्ट्रांग रूम के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना तंबू कस दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी EVM मशीनों को बदल सकती है और बीजेपी की यह मंशा पूर्ण ना हो, इसके लिए उन्होंने एहतियातन शनिवार शाम से अपने कार्यकर्ताओं को यहां नियुक्त कर दिया है। बारी बारी से 2 कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के पास ही निगरानी को बैठे हैं और हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। साथ ही यह कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के अंदर रखी EVM मशीनों की CCTV फुटेज भी समय समय पर देखकर आ रहे हैं और तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी हालचाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये आम चुनाव जो 2022 का है, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण बना रहे हमारा चुनाव अभियान जो है, इसकी काउंटिंग तक हम निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं और जैसा कि मैं लालकुआ विधानसभा से स्वयं हूँ, मेरे साथी हैं विधानसभा से चौहान जी हैं, और इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और इसी प्रकार 3 लेवलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है MBPG के प्रांगण में, कंट्रोल रूम में, वो चाक चौबंद बनी रहे। उनके साथ ही हम भी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ हो गई हैं, तमाम अनुवांशिक तत्व लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उनके लिए हम जो मेन हाईवे से है, मेन गेट से है और कंट्रोल रूम के पीछे की तरफ है, इन तरफ हम निगरानी कर रहे हैं। 24/7 यहाँ पे उपस्थित हैं और पीछे। अल्मोड़ा में आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में काफी एहतियात बरती जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा से पहले सभी स्कूलों में कक्षाओं को सैनिटाइज करवाया गया है। जिले में पहले दिन 17,500 से अधिक छात्रों ने प्री बोर्ड की ये परीक्षा दी। प्री बोर्ड के साथ ही आज से ही होम एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि सभी स्कूलों में 2 पालियों में परीक्षाएं कराई गई हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए सभी प्रश्न पत्र जिला स्तर पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिटाइज करने व मास्क पहनने के बाद ही परीक्षार्थियों को एग्जाम में बिठाया जा रहा है। आज से प्री बोर्ड और गृह परीक्षाएं जो हैं हमारी संचालित हो रही हैं। जो स्तर है हमारा, जो पेपर का स्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसको वो किया गया है। और जो पेपर का प्री बोर्ड का जो पेपर है वो बोर्ड के अनुसार बनाया गया है और इसमें कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। वैसे अब शिथिलता बरती गई है तो उसके अनुसार हम सैनिटाइज और बच्चों को थोड़ा सी दूरी पर ही हम बनाए रख रहे हैं और मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। और मास्क जो बच्चा नहीं ला पा रहा। लक्सर में कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को जरूरी टीके नहीं लगाए जा सके। स्वास्थ्य विभाग अब मिशन इंद्रधनुष चलाकर अधूरा टीकाकरण पूरा कर रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने 7 मार्च से शुरू हो रहे मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए ANM और आशा फैसिलिटेटरों को प्रशिक्षण दिया। हरिद्वार से आई जिला सहायक अधिकारी डॉक्टर कोमल सहरावत ने मिशन इंद्रधनुष को लेकर CHC पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को गर्भधारण के दौरान कई प्रकार के टीके लगाना जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर प्रसव के समय कठिनाई होती है। टीकाकरण में लापरवाही से कई बार जच्चा या बच्चा या फिर दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है।
मिशन इंद्रधनुष चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारा टीकाकरण कम हुआ है 0 से 2 साल तक के बच्चों का, वहाँ हमारा पूरे हरिद्वार में हाउस टू हाउस सर्वे किया जा रहा है। जो हमारी आशाएं हैं आंगनबाड़ी के सहयोग से और हमारी एएनएम घर घर जाकर के जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो ड्रॉप आउट का मतलब एक इंजेक्शन मिल गया, दूसरा इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवा, किसी कारण से बाहर चले गए या बीमारी के कारण, तो उन बच्चों को हमें चिन्हित करके अपने सब सेंटर पर लेके आना है। एक होता है घुमंतु बच्चे, जो लेफ्ट आउट, जो बच्चे घूमते रहते हैं या बागड़ी या अन्य होते हैं, उन लोगों को भी हमें लाना है कि बच्चा कोई भी छूट ना जाए, उसको लेफ्ट आउट बोलते हैं। उसकी हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है आज हमारे लक्सर में। देश दुनिया में अपनी खूबसूरत स्कीइंग ढलानों के लिए प्रसिद्ध औली इस समय 2 से 3 फीट मखमली बर्फ के साथ लकदक हो गया है। जहां बीते दिनों औली में जमकर हिमपात हुआ, वहीं पर्यटकों ने भी एक बार फिर से औली का रुख करना शुरू कर दिया है। यहां इस समय भले ही सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं हो, लेकिन पर्यटक आधे रास्तों से पैदल या फिर जोशीमठ रोपवे के माध्यम से स्कीइंग रिजॉर्ट औली पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में बेटियां कुरीतियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। ऋषिकेश में एक बेटी ने मां की चिता को मुखाग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया। दरअसल राजकीय पेंशनर संगठन के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल की पत्नी का बीमारी की हालत में निधन हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी अंजलि ने मां की चिता को मुखाग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया। मां की भी यही इच्छा थी कि उनकी बेटी ही उनका अंतिम संस्कार करे। आज के दौर में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटियां भी वो हर काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। इसी की मिसाल तीर्थ नगरी में अंजलि ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी मां को मुखाग्नि देकर दी है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अंजलि ने समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की। ये तो परंपरा सही नहीं है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा। यदि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा बेटे के समान ही पाला बड़ा किया, शिक्षा दी, बाहर भेजा, खेल कूद में सबसे आगे किया, तो बेटा ही क्यों करेगा? बेटी क्यों नहीं कर सकती? जितना बेटा प्यार करता है उससे ज़्यादा कहीं बेटी प्यार करती है। बेटी मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती? बेटी क्यों नहीं कर सकती? मेरी माँ को ज़्यादा इससे शांति मिलेगी किसी और। चुनाव निपटने के बाद अवैध खनन को लेकर प्रशासन की टीम एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। उत्तरकाशी प्रशासन की टीम ने भागीरथी नदी पर अस्तल गांव के निकट अवैध रूप से संचालित की जा रही पोकलेन मशीन को खनन करते हुए पकड़ा। खनन अधिकारी डॉक्टर डीएस चंद ने बताया कि स्वीकृत पट्टे के आसपास 1609 घन मीटर अवैध रूप से खनन पाया गया। साथ ही अवैध रूप से किए खनन और अवैध रूप से संचालित पोकलेन मशीन पर लगभग 9 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रविवार को डुंडा के तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और खनन अधिकारी डॉक्टर डीएस चंद ने भागीरथी नदी में औचक निरीक्षण किया। जब टीम मौके पर पहुंची तो अस्तल गांव के समीप भागीरथी नदी पर स्वीकृत खनन पट्टे के निकट खनन के लिए पोकलेन मशीन प्रयोग करते हुए पाई गई। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि एलएस परमार के स्वीकृत पट्टे के निकट नियम विरुद्ध पोकलेन मशीन से खनन किया जा रहा था। त्योहारी सीजन के निकट आते ही मिलावटखोर खासे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जनता की सेहत पर व्यापक असर पड़ता है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर इससे मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी चलाता रहता है। एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर आरएस कठैत ने हरिद्वार के कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक छापा मारकर निरीक्षण किया। इस दौरान एक बेकरी में गंदगी पाए जाने और मौके पर फूड लाइसेंस ना दिखाए जाने पर उसे जनहित में अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर उत्तराखंड हैं, उनके निर्देश पे जो है 4 टीमें गठित की गई हैं स्टेट लेवल पर, जो है लगातार नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारे द्वारा जो है उनको टारगेट किया जा रहा है
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में निरीक्षण के दौरान जो भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी निर्माण की प्रोसेसिंग में जो भी कमियां पाई जा रही हैं, हम उनको जो है उजागर कर रहे हैं तथा तत्काल मौके पे जो कमियां वहां पर पूर्ण की जा सकती है उनको उसको करवा रहे हैं तथा जो दीर्घकालिक हैं उसमें जो है धारा 32 के तहत जो है नोटिस दिया जा रहा है, जिसके तहत जो है उनको सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। पर्व भी काफ़ी नज़दीक है, तो जो मिलावट हो रहा है वो भी बॉर्डर के जरिए यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इस पर विशेष कोई अभियान? आगामी होली त्यौहार को देखते हुए लगातार इंस्पेक्शन कार्रवाई करने के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमारे द्वारा जो है निर्माण इकाइयों से फूड सैंपल लिफ्ट किए गए हैं। अभी तक हरिद्वार जनपद में 40 से अधिक फूड सैंपल्स कलेक्ट करके स्टेट लैब को जांच हेतु भेजे जा चुके हैं। नगरपालिका श्रीनगर के सफाई कर्मियों का आज सब्र का बांध टूट गया। जानकारी के अनुसार गुस्साए सफाई कर्मियों ने तहसील पर पहुंचकर उप जिला अधिकारी अजय वीर सिंह का घेराव किया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कल से सभी कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलती तब तक वे हड़ताल पर ही रहेंगे। श्रीनगर नगरपालिका सफाई कर्मी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र पारसा ने बताया कि 2 महीने से 200 कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पौने 200 के करीब कर्मचारी हमारे पास है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सैलरी की दिक्कत है, सैलरी नहीं मिल पा रही और हमारे बीच में कई तरह के कर्मचारी जिनको 6,000, 8,000, 9,000 का वेतन मिलता है, उनके सामने तो हमेशा दिक्कत बनी रहती है, लेकिन वेतन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। आज उनको मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी कि सब्जी लाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं है। बाकी जो अन्य कर्मचारी है, हमारे कर्मचारी पे लोन ज़्यादा है, क्योंकि कर्मचारी क्या होता है लोनों से अपना काम चलाता है। तो क्या हुआ कि डेट निकल गई, सारी जो डेट थी वो निकल चुकी, हमारे ऊपर अलग से चार्ज लगा दिया गया बैंक के। हड़ताल भी करने जा रहे हैं और कल से हमारा इसी चीज़ को लेकर हड़ताल को लेकर हमारा कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जब तक हमारा वेतन नहीं मिलता हम हड़ताल पर डटे रहेंगे, बैठे। उसमें हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो विधिवत तरीके से जो मेरे द्वारा यहाँ से शासन को निदेशालय को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उनकी तरफ से कुछ अगर जवाब मिल जाता है तो, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें क्लियर कट नगर पालिका डिसॉल्व पे स्टे लगा हुआ है, तो अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि फ़िलहाल वेतन के लिए निगम के तौर पे निकाली जा सकती है तो मैं इसमें आगे की कार्रवाई कर सकूँगा। अगर तब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से अगर एक नो ऑब्जेक्शन में मिल जाए या सहमति मिल जाए तो हम लोग अल्टीमेटली जो सफाई कर्मी वो तो लगातार काम कर ही रहे हैं, हाईकोर्ट की जो लड़ाई है, जो बाकी सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी, इनका वेतन तो निकलना ही है। अगर उनकी सहमति भी मिल जाती है तो भी मैं मेरी तरफ से करने को तैयार हूँ कि हाँ चलो। कालाढूंगी विधानसभा के चकलुवा सूरपुर गांव के ग्रामीणों ने एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री ना बनाने के लिए कई समय से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। आज सारे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण कालाढूंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के अवैध तरीके से निर्माण में रोक लगाने के लिए एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री कई मानकों की अनदेखी करके बनाई जा रही है, जिसमें कई पर्यावरण और सामाजिक कारण हैं जो सूरपुर के क्षेत्र के किसानों और उनकी आजीविका को परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। निर्माणाधीन फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण, पानी की कमी के साथ साथ ये लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। देखिए, जो हमारा ग्राम सभा है रामपुर चकलवा में, इसमें एक एथेनॉल का प्लांट लगाया जा रहा है। कोई अग्रवाल जी हैं हल्द्वानी, उनके द्वारा। हमारा विरोध ये है, इस प्लांट के लगने से एक तो हमारे जो क्षेत्र का है उसका ट्यूबवेलों का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में 5 एकड़ में 4-4 बोर खोद दिए गए हैं। और दूसरा, ये पोल्यूशन इससे इतना ज़्यादा होगा कि लगातार शीरा जलेगा और लगातार धुआं से आसपास बगीचे हैं, फल पट्टी है, उनके लिए पानी नहीं होगा, पोल्यूशन से पेड़ खराब हो जाएंगे, पब्लिक का रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, इसने जो है कई मानकों में फैक्ट्री को अनदेखा करके लगाया जा रहा है। इसके द्वारा इसको एनओसी किस डिपार्टमेंट से मिली है, किस तरीके से मिली है, सबकी मिली भगत के कारण। देखिए, उद्यान विभाग ने इसको एनओसी दे दी, किस कारण थी किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके उद्यान कार्ड 25-25, 30-30 साल पहले के बने हुए हैं। दूसरा, इसे 4 बोर की परमिशन मिलती है। हमसे कहते हैं कि 100 एकड़ में आपको एक ट्यूबवेल इशू होगा, आप 1 बोर करिए। इसको 5 एकड़ में 4 बोर मिल गए। तीसरा, इसने जंगल की दूरी
1.2 किलोमीटर दिखाई है, जबकि 1.7 दिखाई है, जबकि जंगल की दूरी 1.2 किलोमीटर है। चौथा, इसको क्या कहते हैं, इसने एक गुल्लर घट्टी नदी दिखाई है जो बोर से पानी निकालेगा कि क्षेत्र में पानी का लेवल कम ना हो ट्यूबवेल का, इसलिए वो नदी होनी जरूरी है। जो तहसील में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि आप इस फैक्ट्री पर रोक लगाइए, अगर इस फैक्ट्री पर रोक नहीं लगाएंगे तो आंदोलन बढ़ता रहेगा और शायद आने वाले समय में आंदोलन उग्र भी हो सकता है। देखिए, ग्राम सूरपुर चकलवा में एक एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है उसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, तो ये माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जो भी आज डिसीजन उसमें आना है, तो जो भी डिसीजन आएगा माननीय न्यायालय द्वारा सबके लिए मान्य होगा, उसी के अनुसार। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में कल पुलिस ने घर के पास से एक गड्ढे से एक लाश बरामद की थी। मृतक की पहचान भागीरथ राणा के रूप में हुई, जो कुआखेड़ा गांव का ही निवासी था। खटीमा पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक भागीरथ राणा की पत्नी राजनंदिनी का गांव के ही एक युवक संकेत राणा के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने संकेत राणा को पकड़कर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि भागीरथ राणा को उसके और राजनंदिनी के बीच संबंधों का पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर भागीरथ राणा की हत्या कर उसके शव को गांव के बाहर नहर के किनारे गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने मृतक भागीरथ राणा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी राजनंदिनी और उसके प्रेमी संकेत राणा को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार वालों और आसपास के लोगों ने बताया कि भगीरथ सिंह राणा की वाइफ राजनंदिनी का अफेयर चल रहा है एक संकेत नाम के व्यक्ति से। तो संकेत को लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि संकेत और राजनंदिनी ने ही मिलके भागीरथ की हत्या की है और संकेत ने ही उसे वहां दफनाया था। तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार से हुआ है क्योंकि दोनों का इलिसिट रिलेशनशिप था और उसी की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। संकेत और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।